नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान अकेडमी पे। दोस्तों, आपकी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला चल रही है। आपको हिंदी के यहाँ पे किसकी चल रही है? आपकी हिंदी पेडागोजी कराया जा रहा है। ठीक है, आज पहला प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके लिए जाएगा। और ये गत वर्ष जो ऑनलाइन पेपर हुए थे दिसंबर टू फरवरी, ठीक है, आपके दिसंबर 2022 में, फिर फरवरी 2023 तक चला था, उसके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम में अक्सर देखते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वही उठा के पूछ दिए जाते हैं, या फिर अगर वो नहीं भी पूछे जाते हैं तो उनके आधार पे ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के उन्हीं के आधार पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं आप उसको देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा है दोस्तों, बताना बोली और लहजे के बारे में। देखिए ऑप्शन क्या दिया है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है, ठीक है, भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। बी है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। सी है, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। और आपका ऑप्शन डी दिया है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का ही तरीका है। तो दोस्तों बोली और लहजे में संबंध बता रहा है। तो दोस्तों आपको पता है बोली क्या होती है? वास्तविक, जो आपकी वास्तविक भाषा होती है, आप कहीं भी रहते हैं जो भाषा बोलते हैं उससे संबंधित होती है आपकी बोली। और लहजा क्या होता है कि आप बोली किस, आपकी जो बोली निकल रही है, आपके बात करने का लहजा क्या है, वो आपका इससे संबंधित रहता है। ठीक है, तो लहजा क्या होता है? भाषा कैसे बोली जा रही है उससे संबंधित होती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ठीक है, साक्षरता कक्षा 1 के हिसाब से, ध्यान रखिएगा किसके हिसाब से? कक्षा 1, ठीक है, कक्षा 1 के साक्षरता के लक्ष्य क्या रखे गए हैं, किसके तहत? निपुण भारत मिशन। ठीक है, इसे आपकी एनईपी जो 2020 है उसके तहत लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 5 जुलाई 2021 को ले आया गया था। और इसका मेन जो उद्देश्य क्या है कि एक प्री प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को कम से कम क्या आ जाना चाहिए, हिंदी अंक गणित, ठीक है, कुछ ना कुछ बेसिक जो बुनियादी शिक्षा है वो उन्हें आ जानी चाहिए। तो वही पूछ रहा है कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य क्या रखे गए हैं। ऑप्शन क्या है? कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़े जाए। बी दिया है, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़े जाएं। फिर क्या कह रहा है? प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। तो दोस्तों कक्षा 1 की बात हो रही है, तो आप पहले तो ये जो अर्थ सहित है ना, इसको काट दीजिए कि कक्षा 1 का बच्चा इतना नहीं हो जाएगा कि वो अर्थ सहित पढ़ पाएगा। ठीक है, और कम से कम 2-3 वर्ड वाले सरल शब्द पढ़ पाए, ये नहीं, तो ये तो उससे कम का हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, कक्षा 1 का बता रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयु उपयुक्त, मतलब जो उनकी आयु अनुसार है, पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य जो हैं वो पढ़ पाए। ठीक है, एक कक्षा 1 के स्तरानुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। ठीक है, श्रवण कौशल यानी वे कैसे सुनते हैं इसका आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। बी कह रहा है सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। और सी कह रहा है विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। और फिर कह रहा है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो दोस्तों श्रवण कौशल का हम लोग को करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। ठीक है, अब ये क्यों होगा,
क्योंकि दोस्तों जब बच्चे कोई कहानी, अगर मान लीजिए शिक्षक है, कोई हम है या कोई शिक्षक शिक्षिका है, अगर वो बच्चों को कहानी सुना रही है, फिर कह रही है अब इसके आधार पर जो तुम्हें पात्र बनाया गया, या जब कहानी में कोई चित्र ऐसा हो उसको बना कर दिखाओ, तो वो सोचेंगे और अपने मन से बनाएंगे। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है बारीकी से पठन, बी है सरसरी तौर पर पठन, सी है गहन पठन, या डी है विस्तृत पठन। दोस्तों अपनी पसंद की कहानी पढ़ रही है, और जाहिर सी बात है जब कोई अपनी पसंद की कहानी पढ़ेगा तो क्या करेगा, उसका विस्तृत पठन करेगा, पढ़ेगा, हर एक चीज उसको बारीकी से विस्तृत तरीके से पढ़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विस्तृत पठन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। किस पर आधारित? प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ठीक है, लेखन पूर्व यानी लिखने से पहले वो कौन सी गतिविधि का अनुसरण करेगी? ऑप्शन ए है मानस मंथन, बी है समीक्षा करना, सी है संपादन, या डी है पुनरावृत्ति। तो दोस्तों क्या करना है, उसे लेखन से पहले उसको क्या करना है, एक ऐसा करना है कि बच्चे उसको लिखने के लिए तत्पर हो जाएं। तो वो सबसे ऑप्शन बढ़िया आपका क्या रहेगा, मानस मंथन, जिसे इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे बढ़िया युक्ति रहेगी। और इसमें होता क्या है, बच्चों के सामने कोई समस्या रखी जाती है, फिर बच्चों से कहा जाता है कि इसके लिए वो अपने अपने सुझाव दें, अपने अपने विचार प्रकट करें। तो ठीक है दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? यानी पहले क्या कर रहे हैं, वो गतिविधि के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो यह क्या कहलाएगी? ए प्रवाह के साथ पाठ सामग्री, बी प्रवाह के साथ श्रुतलेख, सी डम्बसिराट, या डी जिक्सा श्रुतलेख। तो दोस्तों जब वो क्या कर रहे हैं, पहले पढ़ सुन रहे हैं, फिर कार्य पूरा करने के लिए विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो एक तरह की पहली टाइप की होगी, इसी क्या बोलते हैं, जिज्ञासा श्रुतलेख। क्या कहलाएगा ये, जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन, कौन सा, निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना। अभी मैंने बताया कि भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, जरूरी है इसको तो रट के जाइएगा, क्योंकि पूरा नाम फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपके चाहे इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी, तो उसको ध्यान देके जाइएगा। क्या है इसका फुल फॉर्म देखिएगा। ऑप्शन में कह रहा है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बी कह रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, सी कह रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और आपका डी है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब दोस्तों देखिए सब एक जैसा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल इनिशिएटिव। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का क्या है, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आई से क्या है आपका इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। ठीक है, फिर कह रहा है वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच के संभाव्यता यानी अंतराल को क्या कहा जाता है? ए भाषा अर्जन उपकरण, बी आरंभिक साक्षरता, सी सादृश्यकरण, और डी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों क्या है, बच्चे को कोई कार्य दिया गया है, ठीक है, और उसको किसी की मदद से पूरा करना है। अब वो
अपने से कितना कर सकती है, और जब उसे किसी अपने वयस्क यानी अपने से किसी के बड़े का मदद मिल जाएगा तब वो कितना करेगी। इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप होता है वो गैप पूछ रहा है क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं, हम लोग पढ़े इसी को क्या बोलते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे जेडपीडी का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। मुद्रित परिवेश यानी जब प्रिंटिंग चीजें बच्चों को दी जाएंगी तो उस चीजें के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। बी कह रहा है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करना चाहिए। सी कह रहा है विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। और डी कह रहा है अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों आपको मुद्रित यानी जहाँ पे प्रिंट मीडिया का सबसे अच्छा साधन दिखे, और आपको क्या दिख रहा है, प्रिंट मीडिया का, पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री, ये क्या रहेंगी, प्रिंटेड रहेंगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे, मुद्रित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है, ठीक है। जो प्रथम भाषा अर्जन होता है उसको सीखने का क्या सही क्रम है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। फिर कह रहा है बबलाना, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी चरण, या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। और सी कह रहा है एक शब्दी वाक्य चरण, बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। और डी कह रहा है एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, बबलाना या संक्षिप्त वाक्य चरण। तो दोस्तों उसमें से सही कौन सा रहेगा, प्रथम भाषा यानी जो बच्चा बिना प्रयास किए अपने आसपास के वातावरण से ही अर्जित कर लेता है वही आपकी प्रथम भाषा कहलाता है। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बबलिंग एज बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बबलाना ये 10 माह की एज तक ज्यादातर चलता है, जिसमें बच्चे बा ना की ध्वनियां निकालते हैं। दूसरा क्या है, दो शब्दी वाक्य चरण, कुछ दो शब्द बोलेगा। फिर क्या करेगा, एक शब्दी वाक्य चरण, एक शब्द से लेकर वाक्य बनाए मतलब बोलेगा वो। फिर क्या करेगा, संक्षिप्त, फिर छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाकर बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा, बबलाना, फिर दो शब्दी वाक्य चरण, फिर एक शब्दी वाक्य चरण, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यह विचार की मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की या जेरोम ब्रूनर। तो बच्चे क्या करते हैं, सहजात भाषा उपकरण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे एलएडी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ये जो है किसने दिया, आप जानते हैं किसने, भाषा विकास के जनक नॉम चॉम्स्की। कौन, भाषा विकास के जनक कहा जाता है नॉम चॉम्स्की को। इन्होंने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, साथ ही साथ ये कथन दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा, ठीक है। कोई नए शब्द समझ रही है फिर उनका प्रयोग कर रही है, यह किसका आकलन करेगा, उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह, शब्द भंडार। तो दोस्तों जब कोई बालिका या बच्चा नए शब्द जब सीखेगी और उसका प्रयोग करेगी तो ये आपका शब्द भंडार, वो अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों की वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। नहीं को हम लोग सर्कल कर लेंगे, क्या कह रहा है, नहीं की जानी चाहिए। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, या फिर दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो, ठीक है। तो हमें उनका क्या वाचन कौशल करना है। तो देखिए जब ये तीनों जो ऑप्शन है, जब वो अपने पसंदीदा परिधान के बारे में बताएगी तब वो अच्छे से बताएगी, साथ ही साथ अपना परिचय के लिए भी वो क्या वाचन कौशल उसका सुदृढ़ होगा।
और जब वो तीन किसी चित्र को देख के 3-4 वाक्य बोलेगी तब भी उसके वाचन कौशल सुदृढ़ होगा। लेकिन पढ़े गए पाठों से शब्द का अर्थ बताओ, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या पूछा? नहीं, तो यही आपका सही होगा। क्या? पढ़े गए पाठों से शब्दों के अर्थ बताओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? ठीक है, उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। बताइएगा क्या है? डिस्ट्रेक्सिया, डिसर्थिया, डिस्फ्रेजिया या फिर डिसकैलकुलिया। तो जब भाषा क्या करता है, भाषा जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से नहीं रख पाता उसे कहते हैं डिस्फ्रेजिया। कौन सा विकार होता है? याद रखिएगा, डिस्फ्रेजिया। ठीक है, अन्य की बात की जाए तो डिस्पेक्सिया क्या होता है? ये मनोविकार होता है एक। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी मनोविकार होता है। डिसर्थिया इसमें भाषण ध्वनि विकार होता है, भाषण ध्वनि संबंधी विकार होता है। और डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया आ गया तो किससे हो गया? गणित से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका जो पूछा है उचित क्रम और उचित तरीके से नहीं रख पाता है, तो आपका डिस्फ्रेजिया यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? ठीक है, पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? पाठ कर सकती है। पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ सामग्री में पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। ठीक है, पठन बोध, पठन बोध का मतलब क्या है? जो वो पढ़ा रही है वो बच्चों को आ जाए, तो इसका बेस्ट तरीका कौन सा होगा कि वो पाठ्य सामग्री पर आधारित, मतलब जो भी पढ़ा रही है उससे आधारित बच्चों पे क्वेश्चन पूछे, तब वो अच्छे से उस चीज को समझ जाएंगे, उनका पठन बोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से और औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? ठीक है, अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम भाषा, बी द्वितीय भाषा, सी गृह भाषा या डी मातृभाषा। तो दोस्तों जब हम इस विद्यालय जाते हैं और अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थिति में सीखते हैं तो क्या होती है? द्वितीय भाषा, हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, क्या होती है? द्वितीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। बाकी बात की जाए प्रथम भाषा तो वही बिना प्रयास के ही जब आप अपने वातावरण से सीख जाते हैं वो क्या होती है? प्रथम भाषा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः, बताइएगा, अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। बी है नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। सी है नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। ऑप्शन डी है ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। ठीक है, किससे पूछ रहा है? तुलना कर रहा है रचनावादी उपागम का संप्रेषणात्मक उपागम से। तो दोस्तों रचनावादी उपागम हमेशा क्या करता है? अर्थ पर बल देता है, साथ ही साथ यह अपेक्षा करता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया, पूरी जो प्रक्रिया चल रही है उसी दौरान सीख ली जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना है? ठीक है, रचनात्मक उपागम, आदेशात्मक उपागम, वर्णात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो दोस्तों जब सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कह दिया जाए कि तुम ये करो, तो डायरेक्ट वो क्या कर रहा है? एक तरह से आदेश दिया जा रहा है। तो जब आदेश दिया जाएगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? आदेशात्मक उपागम। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन से ही छिपा रहता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है अभिग्रहण, मूल्यांकन, अनुकूलन या फिर समीक्षा। ठीक है, बच्चे की आवश्यकता अनुसार अगर हम पाठ्य वस्तु में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? अनुकूलन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो उसको अच्छे से उसको समझ लें, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन देखिए क्या है। निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या फिर
शिक्षार्थियों को अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो योगात्मक, योगात्मक क्या होता है, ये सबसे लास्ट में किया जाता है शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन, यानी उन्होंने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है उसके बारे में उसका निष्पादन और क्या निर्णय लिया जाना चाहिए के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के अच्छे अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है समग्र भाषा, रचनावादी, व्यवहारवादी या फिर संप्रेषणवादी। तो क्या हो रहा है, जब वो मतलब वर्तनी संबंधी त्रुटियां कर रहा है लेकिन तब भी वो जो लिखा है उसका सेंस सही निकल रहा है, तो इसके आधार पर उसे कौन सा उपागम किया जा रहा है, अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो कौन सा उपागम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, क्या, समग्र भाषा उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है। ठीक है, किस चीज को, किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन जिसे कहते हैं पाठ के बाहर जाना, या फिर विश्लेषण। तो दोस्तों जब किसी विशेष सूचना के लिए हम पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, बारीकी से पठन। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, हम उसका बारीकी से ही करते हैं ताकि कोई जो विशेष सूचना हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो ये क्या कहलाता है, बारीकी से पठन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। ठीक है, उत्पादक कौशल पूछ रहा है, श्रवण और वाचन, पठन और लेखन, श्रवण और पठन, या फिर डी वाचन और लेखन। तो दोस्तों दो उत्पादक जो प्रोडक्टिव स्किल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वाचन और लेखन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा, उत्पादक स्किल यानी वाचन और लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, बताइएगा, विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो प्रथम भाषा पहले भी अभी बता चुके हैं कई क्वेश्चन में क्या होता है, बिना प्रयास किए, यानी जो अपने आसपास के वातावरण से अर्जित कर ले वही क्या कहलाता है, प्रथम भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। ठीक है, ध्वनि का उत्पादन और बोध पूछा है, स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास या स्वानिकी। तो जब ध्वनि की बात की जाए तो आपके किसके अंतर्गत आता है, स्वानिकी के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ स्वानिकी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। ए दिया है, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, बी विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, सी विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, डी विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों के विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे जो नहीं पूछा है तो इसमें व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देना ही इसका एक अंश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। ठीक है, मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी या फिर समग्र भाषा उपागम। ठीक है, बाकी सबकी चर्चा किए थे लेकिन समुन्नत जो है मुख्यतः प्रवाह को कौन करता है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी संप्रेषणात्मक उपागम होगा। ठीक है, मुख्यतः जो प्रवाह को समुन्नत करता है वो आपके संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, या फिर प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो दोस्तों आपका जो ये दिया अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, साथ ही साथ वृत्तांत, जो कहानी पढ़े हैं या कुछ पढ़े हैं उसका वृत्तांत दूसरों को सुनाना, ये सब तो आएगा आपका, लेकिन प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये अर्थ आधारित उपागम में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, बताइएगा क्या सही है। लचीलेपन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, एक ही तरीके पर आधारित।
तो क्या सही है? तो आपकी अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? बालक को केंद्र में रखकर की जाती है। तो यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा? बाल केंद्रित। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, जब हम गलती करते हैं उसका विश्लेषण से जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या फिर शब्द विश्लेषण। तो दोस्तों गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ऑप्शन नंबर ए यानी त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 30 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, ये पेडागोजी से आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित थे। इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। अभी आगे आपको और भी वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ बाकी टीचर्स भी आपको वीडियोस देंगे। और हमारे चैनल के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।